नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारी ये है आदिकाल हमारा चल रहा था हिंदी साहित्य में और सिद्ध साहित्य हमारा यहाँ पर चल रहा है। उसमें क्लास संख्या 27 होगी, ठीक है। और आपको अगर कोई कांटेक्ट करना है तो 9929261623 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई से भी नोट्स अगर आपको मंगवाने हैं तो, चाहे वो हिंदी साहित्य के डिटेल नोट्स हो या ब्रह्मास्त्र वन लाइनर नोट्स हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नोट्स हो, हिंदी साहित्य से रिलेटेड आपको जो भी मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं साथियों। चलिए देखते हैं, आज की क्लास 27 नंबर की क्लास है और सिद्ध साहित्य हमारा यहाँ पर चल रहा है। देखिएगा, तो आज यहां से स्टार्ट होता है प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। लिखो यहां पर प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो आपको सबको पता है कि प्रमुख सिद्ध कवि है कौन, वो तो आप सब जानते हो, ये तो मुझे पता है, क्योंकि जो तैयारी कर रहा है उसको पता है कि प्रमुख सिद्ध कवि पहले किसका नाम लेंगे। सरप्पा का ही नाम आता है सबसे पहले, आप सबको पता है। और सरप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है और सरप्पा से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भाई। सरप्पा से क्वेश्चन 100% आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरप्पा के बारे में जितनी भी जानकारी है ना, सारी की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ। चलिए आप लिखिए, सरप्पा नंबर 1 टॉपिक डाल ही लीजिए अब, ठीक है। तो नंबर 1 पर सरहप्पा। आप सबको पता है कि इन सभी के पीछे पा जुड़ता ही है, इससे भी हमें पता लग जाता है कि ये सिद्ध साहित्य के कवि हैं, ठीक है। तो सरहप्पा, अब यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे सरहप्पा के लिए उसका समय क्या रहा है। सरहप्पा का समय जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, और इसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि सर्वमान्य इनमें से कौन सा है। वो तो ध्यान रखना ही रखना है, बाकी ध्यान रहे न रहे। तो सबसे पहले लिखो डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य। तो डॉक्टर जो विनयतोष भट्टाचार्य हैं, इनके अनुसार जो सरप्पा का समय माना गया है वो माना गया विक्रम संवत 690। विक्रम संवत क्या माना गया है? विक्रम संवत 690 ये माना गया। अगर इसमें बदलोगे तो 57, इसमें आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे, इसमें ये ईस्वी में आ जाएगा। तो डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने सरप्पा का जो समय माना है वो विक्रम संवत जो है 690 माना है। इसके बाद में नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो सरप्पा का जो समय है वो माना गया है विक्रम संवत 717 से विक्रम संवत 717 से 826 ये सरप्पा का समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है वो साथियों राहुल सांकृत्यायन का है, जो सर्वमान्य है। इसे तो आपको याद रखना ही रखना है। तो आप लिखिए राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। अब राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो सरप्पा का जो समय माना गया है साथियों वो 769 ईस्वी माना गया है। क्या? 769 ईस्वी माना गया है। और यही समय क्या है? और यही समय जो है, इनका ही जो समय है वो सर्वमान्य है। आप लिख लेना, ये साथ में लिख लिया करो जो भी मैं बताता हूं। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो सरप्पा का समय माना है वो 769 ईस्वी माना, ईस्वी में, और ये सर्वमान्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विक्रम संवत 717 से लेकर के 826 तक माना, और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत जो है 690 माना है। किसका? सरप्पा का जो समय है, ठीक है। और आप सबको पता भी होगा कि सरप्पा की जो जाति है वो क्या थी। सरप्पा की जो जाति है साथियों वो ब्राह्मण जाति थी। क्या क्या कौन सी जाति थी? ब्राह्मण। सरप्पा कौन थे? ब्राह्मण जाति से थे। इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सरप्पा की जाति कौन सी रही है, तो पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ठीक है। इसके बाद में जाति के बाद में इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो क्या रहा है, इसके बारे में भी लिखिए। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है साथियों वो क्या रहा? इनका कार्य क्षेत्र नालंदा रहा है। क्या रहा है साथियों? नालंदा इनका कार्य क्षेत्र रहा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। बस आप तसल्ली से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और विश्वास जरूर कीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो मत पढ़िए। मैं सीधी सी बात, जहां विश्वास है वहां जाके पढ़िए, क्योंकि मैं इंसान ऐसा हूं, मैं डिटेल से लिखाने की मैं हमेशा ही रखता हूं कि मैंने लिखवा दिया, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, ये मेरी हमेशा नियत रहती है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर लिखिए सरप्पा के जितने भी नाम हैं वो सब हम लिख लेते हैं। सरप्पा के अन्य नाम, सरप्पा के अन्य नाम। अब सरप्पा के जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें से भी कौन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, कंपटीशन है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है साथियों। लिखिए बलभद्र, राहुल भद्र, पहला नाम है राहुल भद्र। सरप्पा को इस नए नामों से भी जानते हैं, राहुल भद्र है, सरोज वज्र है,
सरोज वज्र है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर पदम वज्र है, इसके बाद में सरोरूह, सरोरूह है, और सरोज वज्र है। ये तो लिखा है दिया मैंने आपको, पदम वज्र, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये इनके आदि नाम हो सकते हैं साथियों। और सरप्पा के नाम है, हो सकते नहीं है, आदि, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लीजिए, ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखिए, यहाँ पर एक एक चीज लिखा रहा हूं भाई, है ना, आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जिनको भी हम लिख लेते हैं, इनकी रचनाएं कौन सी रही है, कौन सी नहीं रही है, इसके बारे में भी हम जानकारी लिखते हैं। सरप्पा जो है साथियों, राजा धर्मपाल, सरप्पा जो राजा धर्मपाल थे साथियों, और 769 ईस्वी से लेकर के 809 ईस्वी तक इनका राजा धर्मपाल का समय रहा था, ठीक है। के समकालीन थे, के समकालीन थे, यानी कि जो राजा धर्मपाल थे साथियों उनके समकालीन थे, क्योंकि कहा जाता है कि जो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरप्पा का समय 769 ईस्वी माना है, तो ये इनका धर्मपाल का समय भी 769 ईस्वी से 809 तक माना गया है, ईस्वी तक। तो सरप्पा को जो है राजा धर्मपाल के समकालीन माना जाता है, ऐसा भी हमें मिलता है, ठीक है। आगे लिखिए फिर यहाँ पर, सरप्पा, सरप्पा की 32 रचनाओं, सरप्पा की कितनी रचनाएं, 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है साथियों। सरप्पा की जो है 32 रचनाओं का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अब जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, लेकिन वर्तमान में एक भी उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बता दूं, सरप्पा की वर्तमान में एक भी रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैसे तो सरप्पा ने 32 रचनाओं का उल्लेख मिला सरप्पा के लिए, लेकिन एक भी उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। लेकिन कुछ के नाम हमारे पास हैं, तो वो नाम आप यहां पर लिख लीजिए। सबसे मुख्य तो आप सबको पता है, दोहा कोश तो है ही से, ये तो सबको पता है। दूसरी है दोहा कोश नीति, दूसरी है दोहा कोश नीति, इनकी रचना रही है। तीसरी रचना है दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश चर्या, दोहा कोश चर्या गीति, ये इनकी रचना रही। इसके बाद में चौथे नंबर पर यहीं पर लिख लीजिए, दोहा कोश उपदेश गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, ठीक है। पांचवें नंबर पर लिखिए काम कोश अमृत वज्र गीति, काम कोश अमृत वज्र गीति। और छठे नंबर पर लिखिए डाकिनी, डाकिनी वज्र गीति। ये 6 रचनाएं अभी हमें जो है इनके नाम मिले हैं, और यही केवल कुछ रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। वैसे तो 32 रचनाओं का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में एक भी उपलब्ध नहीं है। दोहा कोश नीति, दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, काम कोश अमृत वज्र गीति, डाकिनी वज्र गीति। तो आप तो ये तो देखो याद रख लीजिए, इनमें से ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है ना। यहाँ पर भी गीति कर लेना, यहाँ पर भी गीति ही कर लेना भाई। तो गीति गीति आ रहा है सब में, इसका मतलब सरप्पा की रचना है। और दोहा कोश तो आपको याद रह जाएगी कि दोहा कोश सरप्पा की मुख्य रचनाओं में गिनी जाती है, और इसके बारे में बहुत कुछ हम यहाँ पर लिखने भी वाले हैं, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिए यहाँ पर, तो अभी वर्तमान में कोई रचना यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो एक टिप्पणी लिख लीजिए, ठीक है ना, एक सिंपल सी टिप्पणी लिखिए, एक सिंपल सी टिप्पणी यहाँ पर लिख लीजिए, वर्तमान में सरप्पा की कोई रचना, वर्तमान में सरप्पा की कोई रचना, वर्तमान में सरप्पा की कोई रचना उपलब्ध नहीं है, नहीं है। केवल कुछ पद मिलते हैं, केवल कुछ पद मिलते हैं, केवल कुछ पद मिलते हैं साथियों। तो लिख लीजिए। अब आगे सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य हम यहाँ पर लिखते हैं, एक टॉपिक सा डाल लीजिए, या अगली बात हम लिखेंगे सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य, विशेष तथ्य। अब सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य लिखिए, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सरप्पा के लिए, उन बातों को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। चलिए लिख लीजिए, सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्यों में लिखो, सरप्पा का मूल नाम राहुल भद्र था, सरप्पा का मूल नाम राहुल भद्र
सरप्पा का जो मूल नाम है वो राहुल भद्र था। याद रखना, सरप्पा का जो मूल नाम है वो क्या था? राहुल भद्र था। इन्होंने किसी सर अर्थात तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया। इन्होंने किसी सर अर्थात तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया। तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया। विवाह किया। ठीक है, यहां तक तो आप लिख ही लोगे। और ये ध्यान रखना कि सरप्पा का जो मूल नाम था वो क्या था? राहुल भद्र था। ये याद हो जाना चाहिए। अतः सरप्पा कहलाए। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अतः उनको फिर क्या कहा जाने लगा? सरप्पा कहाने लगा, क्योंकि सर यथा तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया था, इसलिए वो सर से क्या बन गया? सरप्पा बन गया। इस तरह से उनका नाम ही सरप्पा। वैसे मूल नाम तो क्या था? राहुल भद्र था। इसमें तो कोई दो राय थी नहीं। फिर आगे लिखिए, राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि किसको माना जाता है? तो वो सरप्पा को ही माना जाता है, कवि माना है। और ये सर्वमान्य भी है भाई। ये क्या है? सर्वमान्य भी है। ये सर्वमान्य है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा को प्रथम हिंदी कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम था वो राहुल भद्र था, ये सबको पता है। इनका नाम सरप्पा कैसे पड़ा? इन्होंने सर या तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया था, इसलिए इनका नाम सरप्पा हो गया था। साथियों, इनकी कोई रचनाएं उपलब्ध नहीं है। वैसे इनकी 32 रचनाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सबसे मुख्य इनकी दोहा कोश है, बाकी सभी के पीछे गीति लगा हुआ है, तो आप ध्यान रह जाएगी आपको। ठीक है, आगे लिखे। इसके बाद में सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य अपने चल रहे हैं। आगे लिखो, सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्यों में 84 सिद्धों में ये कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध हैं। 84 सिद्धों में यह कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध हैं। कालक्रम की दृष्टि से क्या है? ये प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। 84 सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। उसमें से कालक्रम की दृष्टि से अगर बात करें तो ये पहले सिद्ध माने जाते हैं। पहले सिद्ध माने जाते हैं। देखिए आगे लिखिए, इनके पदों का संपादन जो है राहुल सांकृत्यायन एवं इनके पदों का संपादन राहुल सांकृत्यायन एवं प्रबोध चंद्र बागची ने अलग अलग दोहा कोश नाम से किया है। अलग अलग दोहा कोश नाम से किया है। अलग अलग दोहा कोश नाम से किया है। ये बात अभी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि इनके पदों का जो संपादन है, किसके पदों का? सरप्पा के पदों का संपादन राहुल सांकृत्यायन और प्रबोध चंद्र बागची ने जो है अलग अलग दोहा कोश नाम से किया है। इन्होंने अलग नाम से, इन्होंने अलग नाम से किया है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे लिखिए, सारे विशेष तथ्य हैं सरप्पा के लिए जो आपको ध्यान रखने, एक एक बात जो है ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है, आगे लिखिए यहां पर, ये सिद्धों में सहज यान एवं महासुखवाद के प्रवर्तक है। सहज यान एवं महासुखवाद के प्रवर्तक हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सहजयान और महासुखवाद के सिद्धों में ये प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? तो क्वेश्चन बन सकता है, महासुखवाद के प्रवर्तक या सहजयान के प्रवर्तक सिद्धों में किसको कहा जाता है? तो वो सरप्पा को ही कहा जाता है। इस बात की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं यहां पर, हिंदी में
हिंदी में दोहा चौपाई, हिंदी में दोहा चौपाई व कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि सरपाई थे। हिंदी में दोहा चौपाई और एक है कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि सरप्पा ही थे। साथियों, कड़वक क्या होता है? 5 दोहों के बाद में एक चौपाई का आना कड़वक पद्धति कहलाती है। तो हिंदी में दोहा चौपाई या कड़वक पद्धति का जो प्रयोग करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं वो सरप्पा को ही माना जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं इसी क्रम में। सरप्पा द्वारा रचित साहित्य, सरप्पा द्वारा रचित साहित्य, सरप्पा द्वारा रचित साहित्य उपदेशात्मक एवं शांत रस प्रधान है। साहित्य उपदेशात्मक एवं शांत रस प्रधान है। उपदेशात्मक और शांत रस प्रधान माना जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सरप्पा का जो साहित्य है जो उनके द्वारा लिखा गया है वो कैसा है? उपदेशात्मक है और शांत रस से प्रधान साहित्य माना जाता है साथियों। तो ये कुछ तथ्य से, जो विशेष तथ्य से जो साथियों आपको सरप्पा के लिए ध्यान रखने 100%। आगे बात करते हैं, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और यह आता है सरप्पा के संबंध में आलोचकों के कथन क्या क्या रहे हैं। लिखो यहां पर, सरप्पा के संबंध में आलोचकों के कथन, सरप्पा के संबंध में जो आलोचकों के कथन हैं वो क्या क्या हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि सरप्पा के संबंध में आलोचकों ने क्या क्या कहा। वो एक एक कथन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहला कथन, नंबर 1, सबसे पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लिखो यहां पर, सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं और इनका समय विक्रम संवत 790 है। सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं और इनका समय जो है विक्रम संवत 690 है। तो ये किसने कहा था? विक्रम संवत 690 है और ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कहने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं साथियों। ठीक है, ये लिख लेना, सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध है और इनका समय विक्रम संवत 690 माना गया है। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। इसके बाद में जो अगला इनका आलोचक का जो मत है, जो कथन है, वो अगला आता है अपने यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग, आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयोग, आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। सरप्पा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयोग जो है सरप्पा में ही दिखाई देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये बात कही है। डॉक्टर बच्चन सिंह, ये बात किसने कही? डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कही गई है। ठीक है, नंबर 3 पर बात करते हैं और तीसरा आता है राहुल सांकृत्यायन ने इनके लिए क्या कहा? सरप्पा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि हैं। दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि हैं।
हिंदी के प्रथम कवि हैं। और ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। तो ये 3 आलोचकों के मत हैं और सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इंपोर्टेंट है, बच्चन सिंह भी इंपोर्टेंट है और राहुल सांकृत्यायन भी इंपोर्टेंट है। इनमें से आप किसी को छोड़ नहीं सकते। तो याद रखना, सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध है। किसने कहा? राहुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आक्रोश की भाषा किसने बताई सरप्पा की? डॉक्टर बच्चन सिंह ने बताई। प्रथम हिंदी कवि या प्रथम प्रयोक्ता किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरप्पा की कुछ पंक्तियां आप लिख लीजिए यहां पर। सरप्पा की महत्वपूर्ण पंक्तियां। सरप्पा की महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या क्या हैं? अब सरप्पा की महत्वपूर्ण पंक्तियां लिख लेनी चाहिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पंक्ति है, तो फिर समस्या हो जाएगी ना, हमारे ध्यान नहीं रहेगा। तो लिखो सबसे पहले सरप्पा की महत्वपूर्ण पंक्ति में पंडित सहल सत बखान ही पंडित सहल सत बखान ही। और आगे लिखो देह ही बुद्ध बसंत अण जान ही। बुद्ध अण जान ही, छोटी ई आएगी इसमें भी, है ना। तो इसका मतलब यहां पर इन्होंने कहा है कि जो पंडित हैं, यानी कि यहां पर सीधी सी बात इन्होंने कही है कि पंडित सहल यानी कि सहज स्वभाव, सत्य बखानी, पंडित जो सहज स्वभाव है या सच्चे ज्ञान को ही क्या करता है, उनकी बातें करना जानता है। पंडित जो है सच्चे स्वभाव की, सत्य, इन सभी बातों को वो इन बातों को ही करना जानता है। देही बुद्ध बसंत, यहाँ देही मतलब शरीर के लिए है, बुद्ध मतलब बुद्धि के लिए है। बसंत अनजान ही, लेकिन वह केवल जो है देह और बुद्धि तक ही सीमित रहता है। वो केवल देह और बुद्धि तक ही क्या रहता है? सीमित रहता है, यानी कि आत्मा के सच्चे ज्ञान को वो नहीं जानता। ऐसा वो कहते हैं कि पंडित सहत सत्य बखानी, पंडित जी यानी कि जो महान ज्ञानी होता है, जो सच्चा ज्ञानी होता है, वो सत्य को ही बखान करता है, सच्चे ज्ञान का ही बखान करता है, और देह और बुद्धि तक ही सीमित रहता है। वो आत्मा की पहचान नहीं कर पाता, अर्थात परमात्मा की पहचान वो नहीं कर पाता है। ऐसा भी यहाँ इन्होंने कहा है। इसके बाद में अगले लाइन में ये क्या कहते हैं, नंबर 2 पर, जेहि मन पवन न संचरहि रवि शशि नाहि पवेश। रवि शशि नाहि पवेश। तो इसमें भी देखो बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही है और बहुत बढ़िया बात कही है। इन्होंने कहा है कि जहां मन और प्राण, मन और पवन, जहां पर जेहि मन पवन, जहां मन और पवन न संचरे, जहां मन और पवन संचार नहीं कर सकता है, वो प्रवेश नहीं कर सकता, वहां रवि शशि नहीं प्रवेश, वहां रवि और शशि का प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही। मन और पवन का संचार जहां पर नहीं होता है, वहां सूर्य और चंद्रमा का भी प्रवेश नहीं हो सकता, ये इन्होंने कहा है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, वह स्थान सांसारिक ज्ञान और इंद्रियों से क्या होता है? परे होता है। बस ये बात आप यहां ध्यान रख लीजिएगा। इसके बारे में तीसरी पंक्ति इनकी आती है, नाद न बिंदु न रवि, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। ये भी इनकी पंक्ति है। ठीक है, लंबी पंक्तियां हैं, शॉर्ट में कर दिया मैंने, शॉर्ट में ध्यान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथे नंबर पर लिखिए, गुरु उपससे अमीह रसु धावटी। उपससे अमीह रसु धावटी, अमीह ससु धावही। ठीक है, आगे लिखो, वा पीह जेही, वा पीह उ जेही, वा पीवहु जेही। और आगे लिखिए इसी में, बहु सततः मरुस्थलिली
मरुस्थली तीसिह तीसिह मरत तेहि, तीसिह मरत तेहि, ये इन्होंने बात कही है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही इसमें कि जो व्यक्ति गुरु के उपदेश रूपी अमृत का ध्यान नहीं रखता है, जो व्यक्ति, मैं चाहो तो आपको लिखवा देता हूं इसका मीनिंग, यहां पर लिख लीजिए। जो व्यक्ति गुरु के उपदेश रूपी अमृत का ध्यान नहीं करता है या करता है, उसके भीतर ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है, उसके भीतर ज्ञान की ज्योति क्या होती है, प्रकट होती है, ऐसा इसका अर्थ माना गया है। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियां थी सरप्पा की, और इसके बाद में, सरप्पा के बाद में जो अगले जो हमारे यहाँ पर कवि हैं सिद्ध साहित्य में, वो है सबरपा। क्या नाम है उनका? सबरपा। चलिए लिख लीजिए, इन पंक्तियों को थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लेना। और नंबर 2 पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबरपा, सबरपा, सबरपा डाल लीजिए अब, सबरपा। ठीक है, लिखो सबरपा का जो समय है वो क्या रहा, सबरपा का जो समय है साथियों वो क्या रहा है। 780 ईस्वी के लगभग इनका समय रहा, 780 ईस्वी के लगभग इनका समय रहा था। और इनके जो क्या नाम है, इनके जो गुरु हैं वो कौन थे, ये तो अब आपको पता लग ही गया। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु सरप्पा थे, इनके गुरु अब सरप्पा थे, इसे आप सबको ये भी पता है। शिष्य, ठीक है, अब इनके शिष्य कौन है? लुहिपा। क्या नाम है? लुहिपा इनके शिष्य रहे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबरपा को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबरपा का समय 780 ईस्वी के लगभग, और गुरु इनके सरप्पा थे, शिष्य इनके लुहिपा थे। याद रख लेना इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था, यानी कि जो सबरपा थे उनका जन्म कहां हुआ था? क्षत्रिय वंश में हुआ था। और कहां पर? मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ माना गया है। आगे लिखिए फिर यहां पर, सबरों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण, ये सबरपा, व्यतीत करने के कारण ये जो है सबरपा के नाम से प्रसिद्ध हुए, के नाम से प्रसिद्ध हुए, के नाम से क्या हुए? ये प्रसिद्ध हुए। तो याद रखना, इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था, और सबरों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? सबरपा पड़ गया था। ये इतनी सी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आगे लिखिए फिर, ये भी राजा धर्मपाल, ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन, ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। ये भी राजा क्या थे? धर्मपाल के समकालीन थे। तथा विक्रमशिला, इसको लिखो, तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। ये विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य भी रहे थे भाई साहब। इस बात का, ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन माने जाते हैं, लेकिन वो नालंदा से संबंधित थे। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य रहे सबरपा। कितनी बढ़िया बात रही है। अब इनकी कुछ रचनाएं हमें देखने को मिलती है, उनके बारे में भी लिख लीजिए। कुछ रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं हमें इनकी उपलब्ध मिलती है, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। कौन कौन सी रचनाएं इनकी रही है? तो सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए, चर्यापद इनकी रचना रही है। दूसरी है इनकी महामुद्रा वज्र गीति, दूसरी इनकी कौन है? महामुद्रा वज्र गीति रही है। और तीसरी है इनकी वज्र योगिनी साधन। तीसरी इनकी कौन सी है? वज्र योगिनी साधन इनकी रचना रही है। चौथे नंबर पर इनकी रचना है चिगुअयंग विरार्त गीति, ये इनकी रचना रही। पांचवें नंबर की रचना है शून्यता दृष्टि, ये इनकी पांचवें नंबर की रचना रही।
तो रचना इनकी चर्यापद, महामुद्रा वज्रगीति, वज्र योगिनी साधन और चिग्गुहयंग विरार्थ गीति, शून्यता दृष्टि, ये इनकी मुख्य रचनाएं रही है। वैसे चर्यापद ही पूछी जाती है ज्यादातर, तो वैसे आती नहीं है। ठीक है, अब इनकी एक पंक्तियां भी है, कुछ पंक्तियां इनकी रही हैं, उन पंक्तियों के बारे में भी लिख लीजिए। महत्वपूर्ण पंक्तियां, अब महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन सी है उनको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। महत्वपूर्ण पंक्तियों में लिखो, छाडू छाडू, छाडू छाडू महा मोह विष दुदोली, विषम दुंदोली, विषम दुंदोली, और महासुखे, महासुखे विलंसती, सबरो, सबरो लहिपा, सबरो लहिपा गुण महोली। तो ये देखिए इनके अंदर ये इनकी पंक्तियों में इनका नाम भी आता है। ठीक है ना, सबरपा, लुहिपा, तो इनकी पंक्तियों में ये नाम भी देखे गए हैं। तो छाडू छाडू महामोही विषम दुंदोली, महासुके विलसंती, सबरो लुहिपा लहिपा गुण महोली। तो ये कुछ पंक्तियां भी इनके बारे में रही है साथियों। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लुहिपा से। अगले सिद्ध जो रहेंगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे 28 नंबर की क्लास होगी वो होगा लुहिपा से हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू साथियों आज के लिए। शायद आपको अच्छा लगेगा, आप इनको लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। इनमें कोई समझने की ऐसी कोई बात नहीं है, बस सारी चीजें पढ़ने की है। एक जगह पर सारा मैटर मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।